क्या करेंगे, क्योंकि हमने हमारा बेटा बेटी गुमा दिया है। जो हमारे बचपन की लाठी थी वो हमने गुमा दिया है। कि रैम एयर टरबाइन जो बाहर निकली है, मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिकल पावर का लॉस होना या मोस्ट ऑफ द हाइड्रोलिक पावर का लॉस होना, यह दोनों इंजन का फेल हो। मैं इस बात से पूर्णतः सहमत हूं। देश में सबसे बड़े विमान हादसे को हुए आज 5वां दिन है और 5वें दिन भी पूरे हिंदुस्तान के मन में सिर्फ एक ही सवाल है कि आखिर विमान की दुनिया में जिस बोइंग का वर्चस्व पूरे विश्व में है, जो अपनी तकनीक का दम्भ भरती है, बोइंग का ड्रीम लाइनर जो 14,000 किलोमीटर तक की यात्रा करने में सक्षम होता है और जिस कंपनी की पूरी दुनिया में 1100 से ज्यादा ड्रीम लाइनर उड़ते हैं, उसी कंपनी का विमान 12 जून की दोपहर किसी प्लास्टिक के खिलौने की तरह परखच्चों में क्यों उड़ गया। जब विमान ने टेक ऑफ किया था तो सब कुछ सही था, लेकिन टेक ऑफ के कुछ सेकंड्स बाद ही तस्वीर बदल गई थी और क्रैश के पहले वीडियो में जो दिख रहा है वो एक नई कहानी सुना रहा है। लेकिन हम बोइंग के जिस मुनाफा चरित्र की पोल खोलने जा रहे हैं, उस कहानी की शुरुआत 7 साल पहले हुई एक घटना से करते हैं जिसे दुनिया शायद भूल गई हो, लेकिन वो घटना बोइंग के दामन पर एक बहुत बड़ा दाग है। 29 अक्टूबर 2018, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता। लैंड एयर फ्लाइट 610 उड़ान के लिए तैयार थी और ये विमान किसी और का नहीं बल्कि बोइंग का 737 मैक्स था। अगस्त 2018 को ही हैंडओवर किया गया ये विमान बिल्कुल नया था। एक 38 साल के भव्य सुनेजा विमान के पायलट थे और इस विमान में 181 यात्री सवार थे। विमान ने जकार्ता से पेनांग के लिए उड़ान भरी और उड़ान भरने के सिर्फ 13 मिनट बाद बोइंग का 737 मैक्स 8 जावा सागर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। विमान में सवार 8 क्रू मेंबर समेत 189 लोगों की मौत हो गई थी। सवाल हुआ कि आखिर 189 लोगों को 13 मिनट के भीतर मौत के मुंह में पहुंचाने का जिम्मेदार कौन है? इस हादसे की जांच में सामने आया था कि विमान के MCAS यानी एक ऑटोमेटेड सिस्टम में गंभीर तकनीकी खामी थी। इस सिस्टम को पायलट को बिना पूरी जानकारी दिए विमान में जोड़ा गया था और खामी से निपटने के उपाय मैनुअल या फिर चेकलिस्ट में क्लियर नहीं थे। इसी सिस्टम की वजह से विमान ने बार बार नाक नीचे कर दी, जिससे पायलट विमान पर नियंत्रण खो बैठे और विमान समंदर में जा गिरा। लायन एयर फ्लाइट 610 के दुर्घटनाग्रस्त होने के लिए बोइंग की तकनीकी और नैतिक तौर पर उसे जिम्मेदार माना गया।
2018 के बाद 2019 में भी ऐसी ही एक घटना हुई थी और फिर इन घटनाओं के बाद बोइंग के 737 मैक्स विमानों को 20 महीने के लिए ग्राउंड कर दिया गया था, यानी उड़ान पर रोक लगा दी गई थी। लेकिन हम आपको 6-7 साल पहले हुए इन भीषण हादसों के बारे में क्यों बता रहे हैं? तो उसका जवाब यह है कि हम बोइंग के दामन पर लगे वो दाग गिना रहे हैं जो बताते हैं कि कैसे बोइंग के विमान पहले भी उड़ते बम साबित हो चुके हैं। और अब जो ताजा वीडियो सामने आया है वो बोइंग के विमान में मौजूद खामी की पोल खोल रहा है। अलग अलग एंगल से एयर इंडिया की फ्लाइट 171 को किसी ज्वालामुखी की तरह फटते हुए आप 12 जून से लगातार देख रहे हैं। लेकिन अब तक इस सवाल का जवाब नहीं मिला है कि 270 लोगों को 1 मिनट के भीतर आखिर विमान ने जिंदा क्यों जला दिया। बारह जून के दोपहर अहमदाबाद एयरपोर्ट से उड़ान भरने के कुछ पलों के भीतर विमान ने 625 फीट की ऊंचाई हासिल कर ली थी और हादसे के वक्त विमान की रफ्तार 322 किलोमीटर प्रति घंटे की थी, यानी विमान का टेक ऑफ सही हुआ था। लेकिन अगले 40 सेकंड में क्या हुआ? इस सवाल का जवाब देने वाला एक नया वीडियो सामने आया है। इस वीडियो को ध्यान से देखिए, जो गवाही दे रहा है कि कैसे रनवे 23 से टेक ऑफ करने वाले विमान का रैट खुला हुआ था। अब तक सिर्फ इस बात की चर्चा हो रही थी कि विमान के लैंडिंग गियर क्यों खुले थे, लेकिन अब रैट खुला दिखा है। रैट क्या होता है उसे आप इस एनिमेशन के जरिए समझिए। उड़ान भरने के ठीक बाद 7878 ड्रीमलाइनर विमान में रैट यानी रैम एयर टर्बाइन सक्रिय हो गई थी। नीचे की तरफ एक टर्बाइन जैसी दिख रही है। विशेष रूप से बोइंग ड्रीमलाइनर 787 में सिर्फ 3 स्थितियां ऐसी होती हैं जब रैम एयर टर्बाइन अपने आप सक्रिय हो जाती है। पहला, इलेक्ट्रिक पावर सिस्टम का फेल हो जाना, दूसरा हाइड्रोलिक सिस्टम का फेल हो जाना और तीसरा दोनों इंजन का एक साथ फेल हो जाना। अब आपके मन में सवाल होगा कि रैट करता क्या है? दरअसल रैम एयर टर्बाइन एक इमरजेंसी बैकअप सिस्टम है जो बोइंग 787 जैसे आधुनिक विमानों में होता है। ये 2 ब्लेड वाला प्रोपेलर मोटर इमरजेंसी सिचुएशन में विमान के नीचे की तरफ बाहर आ जाता है। जब विमान का इलेक्ट्रिक सिस्टम फेल हो जाता है तो ये जरूरी इलेक्ट्रिक पावर और हाइड्रोलिक दबाव भी देता है। इमरजेंसी में ये अपने आप एक्टिव हो जाता है। जो हुआ है ये पावर से रिलेटेड है, थ्रस्ट नहीं मिली उसको। देखिए टेक ऑफ जब हुआ है, रनवे से उठा है तो उस टाइम उसकी पावर थी, वरना इतना वेट लेकर 1,35,000 लीटर फ्यूल लेकर उठता ना वो, इतने फुल पैसेंजर फुल लोड लेकर के। उसके बाद सप्लाई बंद हो गई, पावर लॉस हुई है। तो यानी इसके अंदर कहीं पे गड़बड़ है। इसके अंदर 2 तो विंग के अंदर है फ्यूल टैंक, एक बीच में फ्यूजलाज में टैंक है जो फ्यूल मैनेजमेंट करता है, जहां से फ्यूल सप्लाई दोनों इंजन को जाती है। उसका किसको कितनी जा रही, कितना प्रेशर है उसके अंदर, फ्यूल प्रेशर है, ये पायलट ने चेक किया होगा टेक ऑफ करने, इंजन स्टार्ट करने के बाद फ्यूल प्रेशर सब कुछ देखता है वो, बहुत सारी चीजें हैं उसके पैरामीटर्स के अंदर। ये फ्यूल सप्लाई बंद हुई है। मतलब साफ है कि विमान में इमरजेंसी सिचुएशन आ चुकी थी। टेक ऑफ के फौरन बाद ही हालात बिगड़ चुके थे और इस बात की गवाही विमान हादसे में इकलौता जिंदा बचने वाले यात्री विश्वास कुमार रमेश भी दे चुके हैं। टेक ऑफ के बाद 1 मिनट के अंदर ही जब टेक ऑफ हुआ ना तो सडनली 5-10 सेकंड कैसे लगा जैसे स्टक हो गया वो। बाद में से मेरे को लगा कि कुछ हुआ। बाद में प्लेन में लाइट ऑन हो गई, ग्रीन और वाइट। बाद में वो पता नहीं वो प्लेन टेक ऑफ ज़्यादा करने के लिए वो रेस बोलते हैं क्या, रेस दिया होगा ऐसा कुछ, और सीधा स्पीड में ही घुस गया जहाँ वो हॉस्टल में, और सब सामने सब हुआ। विमान में रैट का एक्टिव होना ये बता रहा है कि मुमकिन है कि 12 जून को बोइंग ड्रीमलाइनर के दोनों इंजन फेल हो गए थे।
देखिए ये बहुत हेवी एयरक्राफ्ट है और इसके इंजन बहुत पावरफुल हैं, बहुत बड़े हैं। और रैम टरबाइन अगर खुल भी जाता तो वो इतनी लिफ्ट दे सकता था कि थोड़ा और ऊपर उठ सकता था, लेकिन जब पूरे फेलियर हो गया इंजन तो उसमें इतनी ताकत नहीं कि दूर तक जा सके या अवॉइड करें हम रेजिडेंशियल एरिया को कहीं जाकर लैंड कर जाए। लैंड होने के तो बिल्कुल कोई चांसेस थे ही नहीं जिस टाइम ये एक्सीडेंट हुआ। ये एविएशन एक्सपर्ट्स बताते हैं कि रैट यानी रैम एयर टरबाइन को लास्ट ऑप्शन के तौर पर डिजाइन किया गया है, यानी ये तब काम आता है जब विमान 30,000 फीट जैसी बहुत ऊंचाई पर हो और दोनों इंजन अचानक बंद हो जाए। रैट विमान को धीरे धीरे नीचे उतरते हुए किसी सही जगह पर लैंड करने का मौका देता है, लेकिन 12 जून को तो विमान महज 625 फीट पर था। इतनी कम ऊंचाई थी, बावजूद उसके इंजन दोबारा चालू करने का वक्त होता है और ना ही रैट से कोई थ्रस्ट यानी गति मिल पाती है। आग के सामने 270 जिंदगियां काल के गाल में समा गई और कोई तकनीक, कोई सिस्टम कुछ नहीं कर पाया। और इस बार भी सवालों के कटघरे में वो बोइंग है जिस पर पहले भी लापरवाही के कई आरोप लग चुके हैं, लेकिन सुधरने के बजाय बोइंग के एक के बाद एक उड़ते बम फटते जा रहे हैं और बेगुनाहों की जान जा रही है। लेकिन बोइंग की शुरुआत ऐसी नहीं थी। क्या बोइंग के मुंह में मुनाफे का खून लग चुका है? एक ऐसी लत जिसके चलते बोइंग सिर्फ अपनी जेब भरने में यकीन करता है, जिम्मेदारी निभाने में नहीं। 1916 में बोइंग कंपनी बनी थी जिसे बेहद सम्मान की नजरों से देखा जाता था। उस कंपनी पर मुनाफे के लिए लोगों की जान दांव पर लगाने के आरोप क्यों लगने लगे, जरा इसकी वजह भी जान लेते हैं। में जब कंपनी ने बोइंग 747 बनाया तो एविएशन इंडस्ट्री का इतिहास बदल दिया था, क्योंकि तब ये मौजूदा विमानों से लगभग 2 गुना आकार का था। Everywhere I go in that airplane, I am the second most important celebrity. People really just want to see the plane. अमेरिकी विमान कंपनी बोइंग का दशकों तक वर्चस्व रहा, लेकिन 1970 में बोइंग का मुकाबला करने के लिए यूरोपीय देशों ने मिलकर विमान निर्माण कंपनी एयरबस की स्थापना की थी। फ्रांस, जर्मनी और स्पेन शामिल थे। बोइंग का दबदबा ऐसा था कि शुरुआत में बोइंग ने एयरबस को गंभीरता से लिया ही नहीं, लेकिन जब साल 1992 में एयरबस ने अमेरिका की यूनाइटेड एयरलाइंस से ऑर्डर हासिल किए तो बोइंग चौंक गई। एयरबस से मिलने वाली ये चुनौती इतनी बड़ी हुई कि साल 1997 में बोइंग और अमेरिकी मैकडोनाल्ड डगलस से विलय कर लिया। The merger of Boeing and McDonnell Douglas is now complete. ये विलय इसलिए हुआ था क्योंकि डगलस बोइंग और एयरबस के साथ कंपटीशन की वजह से मुश्किल में आ चुकी थी। लेकिन माना यह गया कि विलय के बाद ग्रुप के प्रमुख मैकडोनाल्ड डगलस ने इस बात पर जोर देना शुरू किया कि बोइंग कंपनी को मुनाफे और शेयर की कीमत पर ध्यान देना चाहिए, जिसके बाद बोइंग कंपनी में पैसे की बचत के लिए कटौती और छठियां शुरू कर दी गईं। वैसे भी जब सारा ध्यान कटौती और मुनाफे पर हो तो सुरक्षा के मुद्दे से ध्यान हटना स्वाभाविक है, और इसकी सबसे बड़ी मिसाल है 737 मैक्स विमान का मॉडल। एयरबस से कंपटीशन के चलते बोइंग ने एक नया विमान लॉन्च किया। कहा गया था कि बोइंग बिल्कुल नया विमान बनाने जा रहा है, लेकिन बोइंग ने क्या किया? बोइंग ने 50 साल पुराने 737 मॉडल में सुधार करके उसे अपग्रेड करने का फैसला किया और 737 मैक्स नाम दे दिया। जानकार बताते हैं कि 737 मॉडल 1960 के दशक में डिजाइन किया गया था। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक 737 मैक्स चलाने वाले पायलटों ने यहां तक कहा था कि इस विमान को चलाना बिल्कुल ऐसा है जैसे कि साल 1960 की फॉक्सवैगन गाड़ी में आप टेस्ला जैसी आधुनिक गाड़ी की टेक्नोलॉजी लगा दें।
लेकिन इसका नतीजा क्या हुआ? 737 मैक्स का सबसे भयानक रूप उस वक्त सामने आया जब 7 साल पहले 2018 में लायन एयरलाइंस का विमान जकार्ता से उड़ान भरने के कुछ वक्त बाद समंदर में समा गया था और 189 लोगों की मौत हो गई थी। साल 2019 में इथोपियन एयरलाइंस का भी 737 मैक्स विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। दूसरी दुर्घटना के बाद दुनिया भर में मैक्स 737 विमानों की उड़ान पर पाबंदी लगा दी गई थी। लेकिन हैरानी की बात यह है कि शुरुआत में बोइंग और अमेरिकी उड्डयन संस्था FAA ने पाबंदी लगाने का विरोध किया था, जो इस बात पर मुहर लगाता है कि बोइंग ने कभी भी सुरक्षा के मुद्दे को गंभीरता से नहीं लिया था। उसे चिंता अपने नुकसान की थी। इसके बाद बोइंग ने दावा किया था कि विमान की समस्याओं का समाधान कर लिया गया है, लेकिन पिछले साल फिर एक दुर्घटना हुई और उसका सबूत अब आप अपनी स्क्रीन पर देखेंगे। ज्यादा पुरानी बात नहीं है। पिछले साल अलास्का एयरलाइंस के 737 मैक्स विमान का इमरजेंसी दरवाजा उड़ान के दौरान टूटकर गिर गया था। इस घटना ने बोइंग के मुनाफा चरित्र पर मुहर लगाई कि गड़बड़ी इनके सॉफ्टवेयर में नहीं बल्कि बोइंग के काम करने के तरीके और निर्माण की गुणवत्ता में। भगवान का शुक्र था कि इस घटना में यात्रियों की जान बच गई, लेकिन इस मामले को लेकर तत्कालीन बोइंग के CEO डेविड कैलहॉर्न को अमेरिकी कांग्रेस के सामने पेश होना पड़ा था, जहां बोइंग की सुरक्षा को लेकर तीखे सवाल हुए थे। I don't think the problem's with the employees. Oh, it's Actually, not. It is yeah, not. I think the agree. problem's with you. You. It's the C-suite. It's the management. It's what you've done to this company. That's where the problem is. The problem's at the top. Your engineers, they're probably the best in the world. Your machinists, they're outstanding. You're the problem. जॉश होले ने बोइंग पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि बोइंग कंपनी खर्च में कटौती करने में जुटी है और लोगों से पैसा निचोड़ने में रुचि रखती है। यात्रियों की सुरक्षा और गुणवत्ता की जांच पर कोई ध्यान नहीं है। I think the truth is, Mr. Calhoun, you're not focused on safety, you're not focused on quality, you're not focused on transparency. All of this is in the record, but I think actually you're focused on exactly what you were hired to do, which is that you're cutting corners, you are eliminating. बोइंग की सुरक्षा को लेकर अमेरिका की फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन की रिपोर्ट को अमेरिकी संसद की रिसर्च टीम ने तैयार किया। 5 दिसंबर 2024 को सामने आई इस रिपोर्ट में 2 प्रमुख बातें थीं। पहला, बोइंग कंपनी पर विमान के उत्पादन का भारी दबाव है और दूसरा, डिमांड को पूरा करने के लिए कंपनी क्वालिटी से समझौता करती है। इतना ही नहीं, कई विसल ब्लोअर सामने आ चुके हैं। कंपनी में काम करने वाले इंजीनियर आरोप लगा चुके हैं कि बोइंग निर्माण के वक्त लापरवाही बरतती है। विमान के अंदर वायरिंग के दौरान औजार और मेटल के पार्ट को अंदर ही छोड़ दिया जाता है, जो तारों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। बोइंग पर अमेरिका की फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन की रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि ड्रीमलाइनर विमान के निर्माण की खामियों को लेकर आरोप लगाने वाले विसल ब्लोअर जॉन बर्नेट की संदिग्ध परिस्थितियों में पिछले साल मार्च के महीने में मौत हो चुकी है। आरोप लगते हैं कि बर्नेट की जान ले ली गई थी। आज भारत की बात में इस रिपोर्ट को दिखाने का मकसद बोइंग के मुनाफा चरित्र पर विराम लगाना है, ताकि फिर कोई उड़ता बम किसी निर्दोष की जान न ले पाए।